Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stock indices witness modest gains. Sensex closes above 61,100 level. Nifty settles near 18,200 mark. The rupee appreciates 6 paise against the US dollar and Brent crude slipped to hover around $82 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, मामूली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 61,100 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 18,200 के नजदीक आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 6 पैसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटी, $82 प्रति बैरल के आसपास आई। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स एक बार फिर से 61,100 के स्तर को पार कर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 18,200 के नजदीक पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 224 अंक बढ़कर 61,133 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 69 अंकों की बढ़त के साथ 18,191 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में अलग अलग रुख दिखा है। एक और बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.1% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.22% की तेजी आई। The Sensex and the NSE Nifty today witnessed modest gains. The index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange, Sensex, ended above the 61,100 level. The Nifty index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed near the 18,200 mark. The Sensex rose 224 points to settle at 61,133 points. The Nifty also gained 69 points to end at 18,191. In the broader market at the BSE, the mid-cap index slipped 0.1% and the small-cap index added 0.22%. In the Sensex pack, 19 companies posted gains while 13 logged losses. Bharti Airtel was the top gainer as it added 2%, followed by SBI Bank, which gained 1.9%. Tata Steel surged 1.6% and the IndusInd Bank rose 1.4%. On the other hand, Tata Motor declined 1.4%, Titan fell 1.1% and Ultratech Cement slipped 0.9%. In sectoral indices at BSE, 17 sectors logged gains while 3 fell. Oil and gas sector climbed 1.4%. Metal and energy, both indices rose 1.1% each. Banking sector added 0.9%. And on the other hand, consumer durables sector declined 0.5%. Capital goods index slipped 0.4% and FMCG sector fell 0.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,785 companies gained while 1,697 fell.
Shares of 146 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 6 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया के 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.15% कमजोर होकर समाचार तैयार किए जाने तक 104.31 पर चल रहा था। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधियों पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। किन कारणों से बाजार में आज तेजी देखने को मिली है? देखिए, कुछ दिन पहले हमने देखा कि काफी वॉलेटाइल मार्केट्स थी, जिसकी वजह थी कि कोरोना का शायद थ्रेट वापस जो है वो हमें नॉकडाउन कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स काफी अनसर्टेन हुई और काफी वॉलेटिलिटी रही। लेकिन अभी इस जंक्चर पे जो जिस तरीके से हमने देखा कि जो वायरस है, जो न्यू वेरिएंट्स का जो चलन है, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस सरकार ने बिल्ड किया है कि उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं बहुत अच्छे से की हुई हैं, और जो खासकर वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी पूरे इंडिया को हो चुका है, मतलब सभी सिटीजन्स को हो चुका है जितने भी एलिजिबल हैं, और उसके साथ ही जो बूस्टर डोज है उसके लिए भी सरकार निरंतर प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्रीज किया जाए, और लोग लगवा भी रहे हैं। तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वापस जो एक अनसर्टेनिटी बनी थी, जो डाउन टर्न मूवमेंट थी, वो एक स्टेबल हुई है। मैं ये कहूंगा कि जो एकदम से जो शॉक आया था उसकी एक एडजस्टमेंट जो ऑब्जॉर्व किया मार्केट्स ने कि यहाँ पे आके मार्केट्स थोड़ी कंसोलिडेट कर रही हैं कि अभी कोई इतना हमारे पास इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, खतरा नहीं है, तो हमें हमारे जैसे ऑलरेडी सरकार की रिफॉर्म्स हैं और फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, लेकिन ये मोमेंटली जो चीज कोरोना से रिलेटेड है जो हमें पिछले 2.5-3 साल से हिट कर रही है बार बार, तो उसका एक वापस जो शॉक था वो कहीं पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। Dr. Sharma, after opening lower, the Sensex and Nifty today picked up momentum in the trading session due to healthy buying in metal, banking and oil and gas stocks. The overall performance in the broader market witnessed a cautious uptrend, but these three sectoral indices led the benchmark to a higher note. What could be the reason behind these three doing pretty well? Yes, because our focus majorly is on the development of infrastructure that will drive the growth trajectory, and government has announced so many reforms for these sectors, and the forthcoming prospects are very, very bright for all such sectors. And there was a significant deceleration in these sectors also during this volatility, recent volatility. That's why I think recovery is happening, and these stocks are taking their positions once again in the normal level. So that's why these sectors have shown a great momentum and rejuvenation from the lower level. What's your outlook on the banking? I am positive because banking will grow with the growth of the economy, and our growth is very, very intact. We are growing at around 7% for the current year. That is the prediction by many international organizations and our own domestic organizations that we will grow at around 6.8%. Now the World Bank is saying that we will grow at 6.9%. So when the economy grows, our banking sector also grows, because banking is the main lifeline of the growth of the economy. So I am positive that the banking stocks will move forward with the more and more strengthening of the growth trajectory, and that have already shown during the past, and that during the last 2-3 years, majorly the banking stocks have shown a great strength with the growth of the economy and momentum of the businesses. डॉक्टर शर्मा, कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा, उसके अलावा कह लें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और अन्य विशेषज्ञों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो पूरी दुनिया में एक आर्थिक आशंका दिख रही है, धीमापन दिख रहा है, उसमें भारत को सबसे आकर्षक ठिकाना बताया जा रहा है जी। तो इस आकर्षक ठिकाने वाले देश भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले 2-3 वर्षों में आपको सबसे चमकदार लग रहा है, जहां हमारे जो आम श्रोता हैं उन्हें निवेश करने से अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मनोज जी मैं बताना चाहूंगा कि भारत एक अपने आप में ही आकर्षण है, कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है। जैसे IMF ने भी बार बार कहा है कि इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम, तो भारत आपस में ही चमकदार है। लेकिन अगर हम उसमें भी आगे देखें कि क्या सेक्टर्स हैं या क्या एरियाज हैं जो ज्यादा चमक दिखाएंगे, तो
मैं समझता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, वो बहुत ही आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है वो इंडिया में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इसको मोर एंड मोर रोबस्ट बनाना और इसका जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज करना, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तभी तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी। तो विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे हम बात करते हैं कि ऑयल एंड गैस ये एक बहुत अच्छा एरिया है एनर्जी से रिलेटेड, जैसे अब ग्रीन एनर्जीज डेवलप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है कि हम क्लीन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करें। और इसके अलावा जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें भले ही पहले थोड़ा लल पीरियड रहा हो बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, पहले तो थोड़ा इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल इश्यूज थे 17-18 में, लेकिन उसके बाद कोरोना ने हिट किया 19-20 में, फिर 2-3 साल अभी उसमें निकल गए। लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम देखें कि जो सरकार का फोकस है हाउसिंग को डेवलप करने का, तो वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग है, वो एक अच्छा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ दिखेगी। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी जो भी सेक्टर्स हैं, दे विल ग्रो इन अ higher and higher trajectory in the coming times. So, Dr. Sharma, today the investors showed that they were quite wary of the high inflation lurking, and also on the monetary policy tightening from central banks, and a potentially prolonged period of sluggish economic growth. So these factors will remain in 2023 as well. So are we going to see the ups and downs in the coming days in the first 2 quarters at least, because everyone's saying that the second part of 2023 is going to be very, very positive, but certainly not the first half. Yes, because since the start of coronavirus, like in 2020, 2020 was a year of great deceleration when we saw the extreme lows in each and every parameter of the economy and trade and businesses. And 2021 was a year of recovery. Financial year, I would say 21-22. Now this year, 22-23 was a year of consolidation. Like we consolidated from the highs and lows. Now the growth is normal at around 7% or 6.8% or 6.9%. That is the normal growth trajectory of the Indian economy that we achieve in the normal years. So going forward in 23-24, which is now coming to us and forthcoming after the 3 months, I think that will be a year of opportunities, because we have consolidated so many things. Now we have a great opportunity to move forward, to connect more and more with the global markets, in the global value chains, because we have developed our capacities during the last 2-3 years with the reforms, with the push of reforms like infrastructure development and various incentives provided by the government to the various sectors of the economy like the MSMEs and NBFCs, and particularly the infrastructure sector, NIP, National Infrastructure Pipeline, then the Gati Shakti policy. So I think all these policies, the connect of policies, is going to push the economic growth trajectory to the next level, and that will be a great year of opportunities for the Indian economy, and we have to explore these opportunities, because now this year we have a presidency of the G20 countries also. So I think this is a golden period, golden year for the Indian economy. Though there are headwinds, still coronavirus is again knocking down many countries. But recession, and recession is predicted in the advanced economies. But India is totally different from such headwinds, because we have resilience. We grew in the difficult environment also. We recovered in the very much second quarter of the difficult year of 2021, and we developed capacities, and we are resilient. And I think if we build our more and more confidence of the trade and industry, then I think the next level is not far away. We will be able to post more than 7% growth rate in the coming year also, with the confidence level built in the trade and industry. So I hear you say that in the entire 2023, or let's say the financial year 2023-24, is going to be an year of optimism and opportunities. Yes. Which are the sectors that you are looking at? Of course, you mentioned infrastructure. What about capital goods? What about financials? What about technology and commodities? That apart, and what should an investor be doing
to reap the benefit of these opportunities? I would say two questions. Yes. I would say firstly the sectors. Because as I mentioned that India itself is a bright spot. India is a bright economy. Every sector is promising. But the growth drivers like the infrastructure sector, capital goods side you mentioned, that is a great growth area of the Indian economy, which is for the capex, as capex has started expanding with the lot of demand and re-emergence of the demand. Now the factories are able to expand their capacities to the next level, and they are planning, and there are news that capex cycle is going to take off in the coming quarters. So I think the capital goods sector is also a great promising sector for the Indian economy to move forward and to invest. As I mentioned, the clean energy, which is the green hydrogen and such kind of green energies, these are also very, very promising areas. And the general infrastructure, which I mentioned, that road, rail, port, airport, and oil and gas, these are the traditional areas which will remain promising not only for the years but for the decades, because we have to become a developed economy by 2047. So we have to develop our infrastructure, develop our economy, develop our social sector segments, so that will provide great opportunities for each and every sector of the economy in the coming times. डॉक्टर शर्मा, यहाँ हम समझना चाहेंगे कि सेंसेक्स के स्तर पर सेंसेक्स 62,000 के स्तर तक पहुंचा था, फिर उसके बाद काफी बड़ी गिरावट हमने देखी पिछले 2-3 वर्षों में मैं चर्चा कर रहा हूं। अब एक जगह पर आकर स्थिर होता दिख रहा, लेकिन न्यूनतम स्तर पर पिछले हाल के वर्षों में, हाल के महीनों में जहां हम गए थे, वहां से जो ऊपर उठ के आए, तो ये चुनिंदा कुछ कंपनियों की बढ़त है या व्यापक वृहद स्तर पर जो छोटी कंपनियां हैं वहां भी हम तेजी देख रहे हैं? यानी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर क्या स्थिति है आर्थिक परिदृश्य की? देखिए, जो आपने कहा कि सेंसेक्स एकदम से जो हमने डाउन टर्न भी देखा जी, देखो इसके नाम सेंसेक्स बहुत ही सेंसिटिव हमारा इंडेक्स है, जो कि ग्लोबल न्यूज को ज्यादा प्रभावित होता है। डोमेस्टिक के हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, 7% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, हमारे बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन जब कोई ग्लोबल डेवलपमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ ऐसी हेडविंड्स आती हैं, तो एकदम से इसको काफी शॉक लगता है, जिससे कि एकदम से डाउन टर्न आती है। लेकिन वो टेम्परेरी होती है, जो भी देखा गया हमने फिलहाल, या फिर हमने कोरोना वायरस के टाइम पे भी देखा, जब 2020 में एक्सट्रीम लोज देखे, लेकिन रिकवरी भी बहुत शार्प थी। तो जैसे आपने बताया कि क्या कुछ ही शेयर हैं जो इनको ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रॉडर जो रिकवरी होती है वो एक ब्रॉड बेस्ड होती है, सभी सेक्टर्स। पहले ये जरूर है कि जो दिग्गज हैं वो लीड लेते हैं, कैट्स एंड डॉग्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनीज हैं वो पहले मूव लेती हैं कि रास्ता उनको दिखाना है कि मार्क नाउ द वे इज क्लियर, आप आगे नाउ मूव फॉरवर्ड, देन द कैट्स एंड डॉग्स जो छोटे मझोले शेयर्स हैं वो फॉलो करते हैं। दिस इज द ट्रेंड विच इज हैपनिंग। एंड हमने जो भी ऑब्जर्व किया कि मार्केट के जो शॉक हैं वो ज्यादातर टेम्परेरी होते हैं, वो लॉन्ग लेवल पे सस्टेन नहीं करते। रिकवरी जो है बहुत शार्प आती है, जितना ही मेजर डिसेलरेशन आती है, रिकवरी उससे भी फास्ट होती है। Okay, we'll be taking a short commercial break at this point of time, and when we come back we'll ask Dr. Sharma about the triggers that are there in 2023 that will build the sentiment. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, हमारे जो आम श्रोता हैं, आम कह लें कि छोटे निवेशक हैं, उनके हित में हम समझना चाहेंगे कि बाजार में जो हिचकोले आते हैं, उतार चढ़ाव आता है, उसमें उनकी जो निवेश की प्रवृत्ति है वह कैसी होनी चाहिए और किस रूप में उनको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इन हिचकोलों में भी उन्हें नुकसान ना हो अपितु कुछ लाभ ही मिले। क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं
जो खासकर रिटेल इन्वेस्टर है, उसको स्पेकुलेशन में तो नहीं जाना चाहिए कि आज मार्केट में मैं 10 दिन के बाद ये एडवांटेज ले लूंगा, तो वो तो नहीं मिलने वाला है। अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कभी भी मार्केट में कोई ऐसा शॉक आता है, मार्केट डिसेलरेट करती है, देन इन्वेस्ट इमीडिएटली लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मार्केट्स का ये जो अभी लेवल है, मार्केट्स इससे कहीं ऊपर जाने की क्षमता रखती हैं। और अगर इससे किसी शॉक की वजह से नीचे का लेवल मिल जाता है, जैसे अभी हम सेंसेक्स बोलें कि भी 61,000 है, अगर ये हमें 57, 58, 59, 56 इसके आसपास कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसमें आंख मूंद के इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत है। लेकिन स्पेकुलेशन पर्पज से नहीं कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है, मार्केट मेरे को 4 दिन के बाद रिटर्न दे दे। लेकिन लॉन्गर टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में एंटर करने की, अगर मार्केट किसी वजह से, किसी ग्लोबल हेडविंड की वजह से डिसेलरेट होती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, ग्रोथ इज स्ट्रांग, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी, रिफॉर्म्स आर देयर। सो इफ देयर आर डिप्स, देन इन्वेस्ट on those dips, but not for the investment purpose, not for the speculative purpose. Okay, which is the next positive sentiment coming the investors' way? Is budget the yes, most attraction is now budget, and the most threat is from the coronavirus, which we believe should not be linger longer, but we are positive that there should not be any major impact or worst impact on the Indian economy because of the new variant coming. We will remain resilient and we will mitigate the impact of this new variant, and our economy will be in the normal and good shape despite such kind of headwinds. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार पर ध्यान देते हैं, जहां गिरावट आज देखने को मिली है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों से निवेशकों में बिकवाली की धारणा आज दिखी। वहां सरकार द्वारा कोविड को लेकर कठोर नीतियों में शिथिलता को लेकर पहले थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन ताजा बढ़ते मामलों से एक बार फिर वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं को बल मिला है, जिसके चलते आज निवेशकों ने बिकवाली की। इन सब खबरों के बीच दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% नुकसान के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% नीचे आ गया। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.8% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% नुकसान के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.4% की नरमी आज देखने को मिली। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.2% और फ्रांस का कैक 40 0.1% ऊपर चल रहे थे, जबकि बिकवाली के दबाव में लंदन का FTSE 100 0.1% नीचे कारोबार कर रहा था। Wall Street's main indices ended weaker yesterday. The Nasdaq hit a 2022 closing low as investors grappled with mixed economic data, rising COVID cases in China, and geopolitical tensions heading into 2023. The Dow Jones Industrial Average Index declined 1.1%, the S&P 500 fell 1.2%, and the Nasdaq Composite Index plunged 1.4%. Dr. Sharma, how likely is the Fed going to behave in the 2023? Because its behavior is going to have a lot of impact on the economies the world over. I think they will now behave rationally, because so many things now again hitting the global economy. Global economy is facing slowdown and recession is predicted in many economies. So that's why I think they will not take such kind of hawkish measures to increase the Fed rate significantly or so rigid manner, but they will be very, very rational to support the growth and to support the employment and to support the growth of the world economy. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में खनिज उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर के महीने में 2.5% की वृद्धि हुई है। खनिज उत्पादन, खनन और खदान क्षेत्र का सूचकांक अक्टूबर के लिए 112.5 रहा। खान मंत्रालय ने यह भी बताया कि अप्रैल से अक्टूबर 2022-23 की अवधि की कुल वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले
4.0% रहे। Union Minister Dr. Jitendra Singh said that the National Research Development Corporation will undertake technology commercialization for benefits of startups from 1st of January next year. The minister presided over a meeting with Secretary DSIR and senior officials of NRDC at CSIR Center in New Delhi. Dr. Singh informed that NRDC has concluded more than 5,000 license agreements representing technologies in almost all industry sectors, besides facilitating filing of over 2,000 patents in India. Oil prices today fell more than 1% as surging COVID cases in China dimmed hopes of a recovery in fuel demand for the world's largest crude oil importer. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.20 per barrel, while WTI crude price was at $77.70 per barrel. Dr. Sharma, what do you think where the oil prices will go now, considering that China and also COVID are back into news? Yes, as I mentioned earlier also during my last interaction that there is no threat of crude prices surging more and more. These prices will remain somewhere between 75 to 85 on an average because world economy is slowing down. Many economies are going to face the recession. So demand trajectory in such economies will not happen, and particularly China is facing so much slowdown because of the coronavirus. So there is no, I think there should not be any escalation in the prices beyond 95 or 100 for the longer period. That's good news for India. Yes. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्देशीय कारोबार में आज बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 54,755 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा था। उधर मांग निकलने से मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 180 रुपए उछलकर 69,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,810.90 प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी मजबूत होकर $23 प्रति औंस के स्तर पर अंतर्देशीय कारोबार में चल रही थी। डॉक्टर शर्मा, यहां पर हम सोने के बारे में आपके विचारों को समझना चाहेंगे। सोना किस दिशा में जाता दिख रहा, जबकि दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंकाएं रह रहकर दिख रही हैं, कोविड के ताजा बढ़ते मामले दिख रहे हैं, ऐसे में सोना किस दिशा में जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो सब जगह पे अभी ज्यादातर पीक कर चुका है। इन्फ्लेशन काफी डिसलिरेट हुआ है काफी इकोनॉमीज में। तो जो सेंट्रल बैंक्स के जो अग्रेसिव मूव थे वो अभी थमते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिससे कि एक लिक्विडिटी फैक्टर जो है वो भी सच कमोडिटीज को, खासकर जो एक शाइनिंग मेटल है गोल्ड को काफी सपोर्ट करेगा। और हमने देखा कि पीछे कुछ ही हफ्तों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो ये तेजी बरकरार रहेगी आने वाले टाइम। यहाँ पर हम निवेशकों के लिए ये समझना चाहेंगे कि सोने में निवेश के लिए कौन सा माध्यम सबसे बेहतर हुआ करता है, और यदि निवेश के लिए सोचना चाहें तो किस रास्ते से सोने में? देखिए, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्कीम्स हैं, और खासकर जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, और जो गोल्ड के जो ETFs हैं जिसमें कि सीधे तौर पे स्टॉक मार्केट के थ्रू परचेज किया जा सकता है, और फिर आगे इसके कॉइन्स हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं खरीदने के। फिजिकल गोल्ड के अलावा आप पेपर गोल्ड और सीधे ही आपके डीमैट में आए वो ETF के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी विकल्प कई हैं जिसमें आपकी सुविधा हो, उसमें आप फ्यूचर्स के ऑप्शंस के बहुत सारे जो लोग पोजीशंस लेते हैं उनके लिए काफी अच्छा है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close the headlines once again, domestic stock indices witness modest gains. Sensex closes above 61,100 level. Nifty settles near 18,200 mark. The rupee appreciates 6 paise against the US dollar, and Brent crude slipped to hover around $82 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.